तो चलिए आज के इस डीप डाइव की शुरुआत करते हैं। मतलब आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो एकदम माइंड ब्लोइंग होने वाला है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बाहर बहुत कम बात होती है। एग्जैक्टली तो मैं सोच रहा था कि इसे ऐसे शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए एक 13 साल के लड़के की, अंडर 19 वर्ल्ड कप का फाइनल चल रहा है और वो लड़का लाइक 200 के स्ट्राइक रेट से शतक ठोक देता है। ओहो, क्या बात है। हाँ, फिर आईपीएल ऑक्शन में उसका नाम आता है और 1.1 करोड़ की बोली भी लग जाती है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि ऑक्शन टेबल पर बैठे कई मल्टी बिलियनर फ्रेंचाइजी मालिक अपना पैडल उठाने से डर रहे थे। और वो डर उसके टैलेंट को लेकर नहीं था। बिल्कुल नहीं। वो इस बात से डर रहे थे कि अगर एक 13 साल के बच्चे के बैंक अकाउंट में ना अचानक से करोड़ों रुपए आ जाएं, तो उसके दिमाग का क्या होगा। ये एक बहुत ही वैलिड डर है आज के टाइम में। तो आज का हमारा मिशन यही है कि हम इस पूरी इनसाइड स्टोरी को डीकोड करें। हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है वो क्रिकेट और खासकर आईपीएल की उस छिपी हुई दुनिया का कच्चा चिट्ठा है, जहां गेम सिर्फ बैट और बॉल से नहीं बल्कि बंद कमरों में और एक्सेल शीट्स पर खेला जाता है। और खिलाड़ियों के दिमाग के अंदर भी। सही कहा। मुझे रोहित शर्मा की एक बहुत पुरानी कहानी याद आ रही है। जब रोहित को अपने करियर की शुरुआत में आईपीएल से 50 लाख रुपए का चेक मिला था ना, तो उन्हें लिटरली यकीन ही नहीं हुआ था। हाँ, मैंने भी सुना है ये। वो बैंक गए थे शायद। एग्जैक्टली वो बैंक गए और उन्होंने 4 अलग अलग लोगों से कंफर्म किया कि भाई पैसे सच में अकाउंट में आ गए ना, क्योंकि उस दौर में मानसिकता ही अलग थी। खेल सिर्फ जुनून के लिए था। लेकिन आज तो तस्वीर बिल्कुल ही बदल चुकी है। मतलब रोहित के उस 50 लाख वाले दौर से अगर आज की तुलना करें तो क्या ही कहें। बहुत फर्क आ गया है। हाँ, आज 19-20 साल के लड़कों को 14-14 करोड़ मिल रहे हैं। वो रेंज रोवर में घूम रहे हैं। मतलब ये तो एक तरह का नया साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट हो गया ना। बिल्कुल। और सबसे बड़ा कैच यही है कि जब आपकी उम्र सिर्फ 19 साल हो और आपकी 7 पुश्तें आर्थिक रूप से सुरक्षित हो जाएं, तो अगले दिन सुबह 5 बजे उठकर नेट्स में पसीना बहाने का मोटिवेशन आखिर आएगा कहाँ से। ये तो सोचने वाली बात है। आज फ्रेंचाइजीज सिर्फ टैलेंट नहीं खोज रही हैं यार, वो इस सवाल का जवाब खोज रही हैं कि इस लड़के में भूख कितनी है। लेकिन देखिए, मुझे एक बात समझ नहीं आती। अगर फ्रेंचाइजी इतनी ही डरी हुई हैं, तो फिर ये करोड़ों की बोलियां लग क्यों रही हैं। हमारे सोर्स में यूपी और एमपी के 2 लड़कों का जिक्र है, कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर। हाँ, प्रशांत वीर जो रविंद्र जडेजा की तरह लेफ्ट आर्म स्पिन करते हैं। एग्जैक्टली बड़े हिट भी लगाते हैं। अब चेन्नई सुपर किंग्स ने इन दोनों 19-20 साल के लड़कों को 14-14 करोड़ में खरीदा है। मतलब जरा गणित लगाइए आप। बहुत बड़ा अमाउंट है ये। अगर ये सिर्फ 3 साल इसी कीमत पर खेल गए, तो 22 साल की उम्र में ये 40 से 50 करोड़ के मालिक होंगे। ये तो ऐसा है जैसे किसी सूखे घड़े में एकदम से बाढ़ का पानी भर दिया जाए। बहुत सही एनालॉजी दी आपने। क्या ये जो पैसा है, ये आईपीएल का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट नहीं बन गया है। मतलब हमने पृथ्वी शॉ का उदाहरण देखा है। टैलेंट की कोई कमी नहीं थी, लेकिन एकदम से फोकस हिल गया। देखो, यहीं पर ना पूरा गेम स्काउटिंग से हटकर साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग का हो जाता है। फ्रेंचाइजीज जो है वो पृथ्वी शॉ वाले केस को बहुत क्लोजली स्टडी करती हैं। अच्छा, तो वो कैसे बचती हैं इस रिस्क से। जब वो वैभव सूर्यवंशी जैसे 13 साल के बच्चे पर बोली लगाने से हिचकिचाती हैं, तो वो दरअसल उस रिस्क को कैलकुलेट कर रही होती हैं, जिसे हम सडन वेल्थ सिंड्रोम कहते हैं। सडन वेल्थ सिंड्रोम। हाँ, लेकिन जब वो प्रशांत या कार्तिक पर 14 करोड़ लगाती हैं, तो वो सिर्फ उनका बॉलिंग या बैटिंग एक्शन नहीं देखती, वो उनका पूरा बैकग्राउंड चेक करती हैं। मतलब उनका फैमिली बैकग्राउंड और वो सब। बिल्कुल। अब वैभव की बात ले लो। उसकी खासियत सिर्फ उसका 200 का स्ट्राइक रेट नहीं है। जब वो इतनी शानदार पारी खेलने के बाद एमएस धोनी के पैर छूता है। हाँ, वो वीडियो बहुत वायरल हुआ था। एग्जैक्टली। या जब वो अपने कोच को एक वायरल रील भेजकर बड़ी मासूमियत से पूछता है कि सर, हम इतना अच्छा किए हैं क्या। तो फ्रेंचाइजी को उस मासूमियत में एक बहुत ही सॉलिड ग्रोथ माइंडसेट दिखता है। तो मतलब आप ये कह रही हैं कि गरीबी या जो एक शुरुआती संघर्ष होता है वो एक तरह का फिल्टर है। एक हद तक, हाँ। जैसे रिंकू सिंह का एग्जाम्पल ले लें। उनके पिता गैस सिलेंडर उठाते थे। तो क्या वो जो संघर्ष है वो इन्हें जमीन पर रखता है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि भूख तो एक ना एक दिन मिट ही जाती है ना, जब पैसा आ जाता है। मैं बताती हूँ। पैसा दरअसल सिर्फ उस सर्वाइवल वाली भूख को मिटाता है। रिंकू सिंह के परिवार को आर्थिक सुरक्षा मिल गई, वो गैस सिलेंडर वाला संघर्ष खत्म हो गया। राइट। लेकिन उसके बाद जो चीज एक खिलाड़ी को मैदान पर वापस खींच लाती है, वो पैसे की भूख नहीं होती, वो लेगेसी की भूख होती है। लेगेसी
मतलब अपना नाम बनाने की भूख। बिल्कुल। एक महान खिलाड़ी और एक सीजन के जो वन सीजन वंडर होते हैं, उनके बीच यही तो फर्क है। जब आपके पास सब कुछ आ जाए, तब आप क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं? ये सवाल ही इंसान के असली कैरेक्टर को बाहर लाता है। यार ये पॉइंट बहुत ही दिलचस्प है कि जब पैसा लक्ष्य न रहे तब आपको क्या चलाता है। अग्रीड। और अगर हम इस भूख के शिफ्ट होने की बात कर ही रहे हैं तो मुझे सीधे संजू सैमसन की याद आती है। हमारे सोर्स मटेरियल में उनकी वापसी की जो इनसाइड स्टोरी है ना, वो एकदम रोंगटे खड़े करने वाली है। हाँ, वो स्टोरी तो वाकई बहुत इंस्पायरिंग है। मतलब आप सोचिए 2024 के T20 वर्ल्ड कप में वो बैकअप ओपनर थे। उन्होंने 2 साल तक एक सन्यासी की तरह इंतजार किया, लेकिन अचानक ईशान किशन के आने से सब कुछ बदल गया। और फिर जब उन्हें मौका मिला न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो वो फ्लॉप हो गए। एग्जैक्टली। सोचिए उस इंसान के दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा होगा। लाइक मेरा करियर खत्म। कोई भी टूट जाता उस सिचुएशन में। लेकिन फिर जिम्बाब्वे के खिलाफ वापसी होती है और उसके बाद लगातार 3 बड़े मैचों में, वर्चुअल क्वार्टर फाइनल, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल और फिर फाइनल में 97, 89 और 89 रन। ये कोई किस्मत तो नहीं हो सकती ना? किस्मत बिल्कुल नहीं है। इसे आप अ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ अनसीन वर्क कह सकते हैं। मतलब वो मेहनत जो किसी ने देखी नहीं, उसका चक्रवृद्धि ब्याज। बिल्कुल। देखो, जब एक खिलाड़ी को बाहर किया जाता है तो उसके पास 2 ही ऑप्शन होते हैं। या तो वो पूरे सिस्टम को दोष दे दे, या फिर अपने गेम के उस 1% लूप होल को फिक्स करने में लग जाए। और संजू ने दूसरा ऑप्शन चुना। हाँ, संजू ने जो ये लगातार 80 से ऊपर के स्कोर बनाए, वो सिर्फ तकनीक नहीं थी, वो उनके उस सेल्फलेस एटीट्यूड का नतीजा था। हाँ। वर्ल्ड कप फाइनल में वो 88 रन पर थे। हाँ, मुझे याद है वो मोमेंट। कोई भी दूसरा खिलाड़ी होता ना, तो वो आराम से सिंगल डबल लेके अपना शतक पूरा करता, अपनी जगह पक्की करता टीम में। सही बात है, 100 रन तो 100 रन होते हैं। लेकिन संजू ने टीम के मोमेंटम को बनाए रखने के लिए हवा में शॉट खेला और वो आउट हो गए। ये जो निस्वार्थ भाव है ना, ये किसी भी टीम कल्चर का सबसे महंगा एसेट होता है। लेकिन रुको, अगर निस्वार्थ भाव इतना ही जरूरी है टीम कल्चर के लिए, तो फिर हार्दिक पांड्या के उस अहंकार या कहें उस ऑरा को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? आप उस कैच की बात कर रहे हैं ना? हाँ, सोर्स में उस कैच का जिक्र है जो पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान का था। हार्दिक ने 140 की स्पीड से शॉर्ट बॉल डाली, बैटर ने हवा में मारा, गेंद एकदम हवा में थी और हार्दिक ने ऊपर देखा तक नहीं। हाँ, वो तो बहुत ही आइकॉनिक मोमेंट बन गया था। वो सीधे बैटर को घूरते हुए आगे बढ़ गए यार। उन्हें 100% यकीन था कि पीछे कैच ड्रॉप होगा ही नहीं। अब ये एटीट्यूड तो संजू सैमसन की उस हम्बलनेस से बिल्कुल उल्टा है ना? देखिए, यहाँ पे हमें हम्बलनेस और सुप्रीम सेल्फ अवेयरनेस के बीच का फर्क समझना होगा। अच्छा, कैसे? हार्दिक का वो जो घूरना था, वो कोई खोखला अहंकार नहीं था। वो मसल मेमोरी और काइनेस्थेटिक अवेयरनेस का एक चरम था। मतलब उन्हें पता था कि गेंद कहाँ जा रही है। एग्जैक्टली। जब हार्दिक ने वो गेंद रिलीज की तो उन्हें अपनी कलाई की पोजीशन और बैटर के बैट के इम्पैक्ट से ही पता चल गया था कि गेंद किस ट्रेजेक्ट्री में जाने वाली है। ओहो, दैट्स क्रेजी। दुनिया में आज ऐसा कोई सीम बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है जो 140 की गति से गेंद डाले और 150 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करे। ये जो कॉन्फिडेंस आता है ना, ये उस पागलपन वाली तैयारी से आता है जो उन्होंने अपनी चोट से उभरने के लिए अकेले में की थी। वाओ। और शायद यही पागलपन ईशान किशन और अभिषेक शर्मा के केसेस में भी दिखा हमें। बिल्कुल दिखा। मतलब ईशान ने खुद ब्रेक मांगा, फिर बीसीसीआई का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खो दिया, जो कि मतलब इंडियन क्रिकेट में सुसाइड माना जाता है यार। हाँ, वो बहुत बड़ा रिस्क था। लेकिन फिर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में ऐसा शतक मारा कि चयनकर्ताओं को झुकना ही पड़ा। और दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा जो इतना खराब फॉर्म से गुजरे, लेकिन युवराज सिंह जैसे मेंटर के साथ अपनी तकनीक पर काम किया और वापस नंबर 1 T20 बैटर बन गए। ये दोनों एग्जाम्पल्स बहुत पावरफुल हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या ये खिलाड़ी या चैंपियन माइंडसेट लेकर ही पैदा होते हैं, या ये सिस्टम जो है वो इन्हें ऐसा बनाता है? मैं कहूंगी कि ये पूरी तरह से सिस्टम और मेंटरशिप का गेम है। चैंपियन माइंडसेट कोई जेनेटिक कोड नहीं है जिसे लेकर आप पैदा हो गए बस। तो ये डेवलप किया जाता है। बिल्कुल। ये एक सॉफ्टवेयर अपडेट की तरह है। आपको हर दिन अपने दिमाग के बग्स फिक्स करने पड़ते हैं। अब ईशान को जब सिस्टम से बाहर किया गया तो उनके पास जो भी गुस्सा था उसे उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरीज पे नहीं बल्कि डोमेस्टिक क्रिकेट में चैनलाइज किया। और यही चीजें तो फ्रेंचाइजी बहुत गौर से देखती है ना। एग्जैक्टली। फ्रेंचाइजी को यही एटीट्यूड चाहिए। बिल्कुल। और अगर हम फ्रेंचाइजी के इसी नजरिए पे शिफ्ट करें तो उनकी जो रणनीतियां है ना, वो किसी चेस के ग्रैंड मास्टर से कम नहीं लगती।
हाँ, उनका थॉट प्रोसेस बहुत डीप होता है। जैसे चेन्नई सुपर किंग्स का संजू सैमसन को खरीदना, लिटरली मुझे तो ये फैसला बहुत ही अजीब लगा था शुरू में। बहुत लोगों को अजीब लगा था। मतलब ऋतुराज गायकवाड़ पहले से टीम में हैं, कप्तानी कर रहे हैं, फिर संजू सैमसन को क्यों लाया गया इतने पैसे देकर? इसका एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि चेन्नई को सिर्फ एक बैटर नहीं रिप्लेस करना था, उन्हें एक पूरा ऑरा रिप्लेस करना था। आप धोनी की बात कर रही हैं? हाँ, ये लगभग तय माना जा रहा है कि MS धोनी का ये आखिरी सीजन है। अब ऋतुराज नो डाउट बहुत ही शानदार और तकनीकी रूप से सक्षम खिलाड़ी हैं। हाँ, बहुत सॉलिड बैटर है। लेकिन MS धोनी चेन्नई के लिए सिर्फ एक कप्तान नहीं है, वो चेपॉक स्टेडियम के लिए एक भगवान की तरह है। जब धोनी विकेट के पीछे एकदम शांत खड़े होते हैं ना, तो पूरी टीम का जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल में रहता है। ओहो, क्या बात कही आपने, वो कामनेस। एग्जैक्टली, संजू सैमसन के अंदर वो कामनेस, वो ठहराव है। फ्रेंचाइजी को पता है कि धोनी के जाने के बाद जो एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक खालीपन आएगा, उसे भरने के लिए उन्हें सैमसन जैसा ही कोई अनुभवी और शांत दिमाग चाहिए था। यार, मतलब ये सिर्फ रन और स्ट्राइक रेट का खेल है ही नहीं, ये तो क्राउड और पूरी टीम की साइकोलॉजी को मैनेज करने का खेल बन चुका है। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये बात मुझे लगता है राजस्थान रॉयल्स के फैसले में भी साफ दिखती है। यशस्वी जायसवाल, जो कि मतलब इंडियन टीम के इतने बड़े सुपरस्टार बन चुके हैं, उन्हें छोड़कर आरआर ने रियान पराग को कप्तान क्यों चुन लिया? इसके पीछे सीधा सा रीजन है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन? हाँ, देखिए, यशस्वी जायसवाल एक लोन वुल्फ तरह के रन स्कोरर है। उनका काम है मैदान पर जाना और बस गेंदबाजों को तबाह कर देना। वो तो वो बखूबी कर दें। लेकिन कप्तानी एक बिल्कुल अलग स्किल सेट है। रियान पराग पिछले कुछ सालों से डोमेस्टिक क्रिकेट में अपनी स्टेट टीम को लीड कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, असम के लिए। हाँ, तो उनका अपनी टीम के घरेलू खिलाड़ियों के साथ जो बात करने का तरीका है, जो उनकी मैन मैनेजमेंट स्किल है, वो जायसवाल से कहीं ज्यादा बेहतर है इस वक्त। फ्रेंचाइजी 22 गज की पिच से बाहर की चीजें भी मॉनिटर कर रही हैं लगातार। और मुंबई इंडियंस की बात करें तो उन्होंने तो जैसे पूरी की पूरी मास्टर क्लास ही दे दी है ऑक्शन में। उनका ऑक्शन तो हमेशा से सॉलिड रहता है। सोर्स के मुताबिक उन्हें ऑक्शन के बाद 10 में से 9.5 की रेटिंग मिली है। मतलब रोहित, सूर्या, हार्दिक, बुमराह और अब डिकॉक और रदरफोर्ड भी आ गए हैं। पेपर पर तो ये टीम कोई कमी छोड़ ही नहीं रही। बिल्कुल। और दूसरी तरफ पंजाब किंग्स है, जिन्होंने श्रेयस अय्यर पर बड़ा दाव लगाया है। श्रेयस का रिकॉर्ड तो ये कहता है कि 2019 से उन्होंने जिस भी फ्रेंचाइजी को छुआ है उसे प्लेऑफ तक तो पहुंचाया ही है। श्रेयस एक बहुत ही अंडररेटेड लीडर है IPL में। हाँ, लेकिन मुझे यहाँ पर एक बहुत बड़े एलिफेंट इन द रूम पर बात करनी है। बताइए। जब इतना पैसा इन्वॉल्व है, इतनी बारीक रणनीतियां बन रही हैं, तो सोशल मीडिया पर हर दूसरे दिन ये मैच फिक्सिंग के दावे क्यों तैरने लगते हैं? मतलब हर कोई कहता है कि यार ये कैच जानबूझकर छोड़ा गया, या ये नो बॉल तो पक्का फिक्स थी। देखिए, ये दावे ना पूरी तरह से हास्यास्पद है। इसे आप प्योर इकोनॉमिक्स के नजरिए से देखिए जरा। कैसे? जो इंसान एक IPL फ्रेंचाइजी का मालिक है, उसकी नेटवर्थ हजारों करोड़ में है। उसकी टीम की वैल्यूएशन आज $1 बिलियन यानी लगभग 8,000 करोड़ के पार जा चुकी है। नंबर तो बहुत बड़े हैं। तो क्या आपको लगता है कि वो इंसान सिर्फ 2 करोड़ रुपए के लिए अपनी पूरी प्रतिष्ठा, अपना ग्लोबल ब्रांड और अपना बिजनेस ऐसे दांव पर लगाएगा? बिल्कुल नहीं। हाँ, लॉजिक तो यही कहता है कि कोई क्यों ही करेगा ऐसा। और ऊपर से एंटी करप्शन यूनिट यानी जो ACU है, उसके नियम इतने सख्त हो चुके हैं कि आज खिलाड़ी एक अनजाने नंबर से आए WhatsApp मैसेज से भी डर जाते हैं। अच्छा, इतना स्ट्रिक्ट है माहौल? बहुत स्ट्रिक्ट है। फ्रेंचाइजी मालिकों के लिए ये पैसे कमाने का जरिया कम और अपनी प्रेस्टीज और ईगो का खेल ज्यादा है। वो जीतने के लिए कोई भी रणनीति बनाएंगे, लेकिन बेईमानी करके अपनी कॉर्पोरेट साख नहीं गिराएंगे कभी। मान लिया कि फिक्सिंग नहीं है, चलिए, लेकिन जो ये कैलकुलेटेड रिस्क ये टीमें हेती हैं, वो भी तो मुझे किसी सट्टे से कम नहीं लगता। आप किस रिस्क की बात कर रहे हैं? जैसे आप अभी चेन्नई की तारीफ कर रही थी, लेकिन इसी चेन्नई ने अपनी जो एक्सपीरियंस वाली कोर फिलॉसफी थी उसे कूड़ेदान में डालकर इस बार प्रशांत वीर और आयुष माथरे जैसे 19-20 साल के अनकैप्ड लड़कों पर 14-14 करोड़ का दांव लगा दिया। ये एक बहुत बड़ा मूव था उनका। मुझे ये बात पच नहीं रही है, सच बताऊं तो। जिन लड़कों ने शायद 10 बड़े प्रेशर वाले मैच भी नहीं खेले अपने करियर में, उन पर इतना बड़ा पैसा लगाना, ये कोई फ्यूचर प्लानिंग है या बस एक अंधा रिस्क है? देखिए, इसे आप एक तरह का वेंचर कैपिटलिज्म समझ सकते हैं। वेंचर कैपिटलिज्म क्रिकेट में? हाँ, जैसे स्टार्टअप्स में पैसा लगाया जाता है ना, ये सोचकर कि 10 में से 9 फेल हो सकते हैं, लेकिन जो एक चलेगा वो सारे नुकसान की भरपाई कर देगा। अच्छा, तो मतलब ये एक
कैलकुलेटेड गैम्बल। बिल्कुल। और सीएसके का यही रिस्क उन्हें इस बार की सबसे खतरनाक और अनप्रिडिक्टेबल टीम बनाता है। आप सोचिए, किसी भी विरोधी टीम के एनालिस्ट के पास प्रशांत वीर या आयुष महात्रे का कोई सॉलिड डेटा ही नहीं है। वो उनके खिलाफ प्लानिंग कैसे करेंगे? यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं। और मुंबई इंडियंस ने भी तो पास्ट में यही किया था ना। जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा, इन सबको मुंबई ने तभी खोज लिया था जब दुनिया इन्हें जानती तक नहीं थी। सही बात है। फ्रेंचाइजीज अब रेडीमेड सुपरस्टार्स नहीं खरीद रही यार, वो अब सुपरस्टार्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बन गई हैं। वाओ, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। और इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का सबसे बड़ा फायदा अगर किसी को हुआ है तो वो है हमारी इंडियन क्रिकेट टीम। इसमें कोई डाउट ही नहीं है। हमारे सोर्स मटेरियल में एक आंकड़ा है जो लिटरली दिमाग हिला देता है। व्हाइट बॉल क्रिकेट में सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारत का विनिंग परसेंटेज 84% है। अमेजिंग नंबर। मतलब हर 10 में से 8.4 मैच भारत जीत रहा है। ये तो ऐसा हो गया है कि अगर इंडिया मैच जीतती है तो वो अब कोई खबर ही नहीं बनती। हाँ, लेकिन अगर हार जाती है तो टीवी स्क्रीन टूट जाते हैं लोगों के। एग्जैक्टली। हारना न्यूज़ है, जीतना तो रूटीन हो गया है। और इसका कारण शायद वही डेप्थ है जो इन आईपीएल फ्रेंचाइजी ने तैयार की है। सोर्स में जम्मू कश्मीर के आकिब नबी का भी जिक्र है। हाँ, आकिब नबी की स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है। ये गेंदबाज रोज बारामूला से श्रीनगर 60 किलोमीटर का सफर तय करता था सिर्फ अपनी ट्रेनिंग के लिए। और अब देखो, पिछले 2 रणजी सीजनों में 100 से ज्यादा विकेट ले चुका है लड़का। बिल्कुल। और आकिब नबी कोई इकलौता अपवाद नहीं है, वो एक बहुत ही मजबूत सिस्टम का प्रोडक्ट है। सिस्टम। जब आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इतना मजबूत हो जाता है कि जम्मू कश्मीर की टीम बंगाल या कर्नाटका जैसी हैवीवेट टीमों को टक्कर देने लगे, तो आप समझ लीजिए कि क्रिकेट का बेस बहुत मजबूत हो चुका है। सही बात है। आज दुनिया में किसी भी और क्रिकेट बोर्ड के पास ऐसी बेंच स्ट्रेंथ नहीं है, और यही एक चीज है जो भारत को बाकी देशों से मीलों आगे खड़ा करती है। और अगर हम बाकी देशों की बात कर ही रहे हैं तो सोर्स मटेरियल में पाकिस्तान क्रिकेट का जो एनालिसिस दिया है ना, वो बहुत कुछ साफ कर देता है। वो हिस्सा बहुत ही आई ओकिंग था। उसमें साफ लिखा है कि पाकिस्तान अब एक टियर 2 टीम बन चुकी है। मतलब अब उनकी तुलना आप ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड से नहीं कर सकते हैं, बल्कि नेपाल या कनाडा के इंफ्रास्ट्रक्चर से होनी चाहिए। हालात वाकई खराब है वहां के। मुझे एक घटना याद आ रही है जिसका सोर्स में जिक्र है। साहिबजादा फरहान ने अपने 90 के स्कोर में पहुंचने के बाद अपना शतक पूरा करने के लिए आखिरी 10 रन बनाने में 7 गेंदें बर्बाद कर दी, वो भी T20 क्रिकेट में। और इससे पूरी टीम का मोमेंटम टूट गया। बिल्कुल। और बाबर आजम का स्ट्राइक रेट तो दुनिया में नंबर 4 पे खेलने वाले बल्लेबाजों में सबसे खराब बताया गया है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि वो लोग ऐसा करते क्यों हैं? क्या उन्हें समझ नहीं आता कि आज का क्रिकेट पूरी तरह से बदल चुका है? देखिए, उन्हें सब समझ आता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उनके पास कोई और विकल्प है ही नहीं। मतलब ये खेल सिर्फ तकनीक का नहीं रह गया है, ये सर्वाइवल का गेम बन चुका है। इसे ऐसे समझिए, भारतीय खिलाड़ियों के पास आईपीएल के करोड़ों रुपए की एक लाइफ जैकेट है, एक सुरक्षा है। बैकअप तो है उनके पास। एग्जैक्टली। अगर वो टीम के लिए सेल्फलेस होकर खेलते हुए 0 पर भी आउट हो जाए ना, तो भी उनका घर आराम से चलता रहेगा। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में बोर्ड हर 6 महीने में बदल जाता है। पॉलिटिक्स बहुत है वहाँ। बहुत ज्यादा। और उनकी कोई भी स्थिर T20 लीग वैसी नहीं है जो उन्हें ग्लोबल लेवल की आर्थिक सुरक्षा दे सके। ऐसे में जब एक पाकिस्तानी खिलाड़ी मैदान पर उतरता है ना, तो वो देश को जिताने से ज्यादा अपनी जगह बचाने के लिए खेलता है। साहिबजादा फरहान का वो 7 गेंदों में 10 रन बनाना दरअसल उनकी इनसिक्योरिटी थी। ओह, मतलब वो अपनी जगह पक्की कर रहे थे। एग्जैक्टली। वो किसी भी तरह अपना शतक पूरा करना चाहते थे ताकि अगले दौरे के लिए टीम में उनका नाम पक्का रहे। जब पूरा इकोसिस्टम ही इतना इनसिक्योर हो, तो आप खिलाड़ियों से सेल्फलेस क्रिकेट खेलने की उम्मीद नहीं कर सकते। यार ये लॉजिक बहुत ही सॉलिड है। मतलब आपका सिस्टम आपके खिलाड़ियों की मानसिकता तय करता है, टैलेंट नहीं। बिल्कुल 100% सच। और अगर सिस्टम की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का जो स्विच ऑन स्विच ऑफ वाला एटीट्यूड है, वो तो और भी क्रेजी लगता है मुझे। वो तो एक अलग ही लेवल पे ऑपरेट करते हैं। मतलब जिम्बाब्वे जैसी टीम उन्हें हरा देती है और उन्हें कोई खास फर्क ही नहीं पड़ता। सोर्स कहता है कि उस वक्त ऑस्ट्रेलियाई टीम मानसिक रूप से वहां मौजूद ही नहीं थी। हाँ, उनका पूरा ध्यान तो विंटर ओलंपिक्स या अपने रग्बी फुटी पर था। ये मुझे ना अमेरिका के NBA जैसा लगता है। कैसे? वहां बास्केटबॉल में रेगुलर सीजन के मैचों को खिलाड़ी एक तरह से प्रैक्टिस की तरह लेते हैं, बस वार्म अप टाइप। लेकिन जब प्लेऑफ्स आते हैं तो सबका माइंडसेट एकदम बदल जाता है। एकदम सही एनालॉजी दी आपने। ऑस्ट्रेलिया के लिए भी जो ये द्विपक्षीय सीरीज होती हैं, वो सिर्फ एक लेबोरेटरी की तरह है जहां वो नए लड़कों के साथ प्रयोग करते हैं। तो वो हारने से नहीं डरते इन सीरीज में? बिल्कुल नहीं डरते, वो हार से सीखते हैं। लेकिन जब कैलेंडर पर 19 नवंबर
यानी वर्ल्ड कप फाइनल जैसी कोई तारीख आती है तो उस दिन उनका पूरा डीएनए ही बदल जाता है। वो तो हमने देखा ही है। उस दिन आप देखेंगे कि उनकी फील्डिंग में एक भी मिसफील्ड नहीं होती। ट्रेविस हेड का वो जो पीछे भागते हुए रोहित शर्मा का कैच पकड़ना था, यार वो कैच तो अभी तक चुभता है। वो कोई तुक्का नहीं था, वो उस पीक स्टेट का नतीजा था जिसके लिए वो लोग पूरे साल अपनी मेंटल और फिजिकल एनर्जी बचा कर रखते हैं। लेकिन अब तो मुझे लगता है भारतीय टीम ने भी शायद वही एरा ऑफ डोमिनेंस हासिल कर लिया है जो एक समय में रिकी पॉन्टिंग की ऑस्ट्रेलियाई टीम का हुआ करता था। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह एग्री करती हूँ और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि आज जो विदेशी खिलाड़ी हैं, चाहे वो साउथ अफ्रीका के हों या ऑस्ट्रेलिया के, वो भारतीय टैलेंट के साथ खेलने के लिए लिटरली कतार में खड़े रहते हैं आईपीएल के जरिए। हाँ, भारत के पास अब अक्षर पटेल जैसे खिलाड़ी हैं जो शायद पोस्टर बॉय ना हो, जिनके बड़े बड़े होर्डिंग्स ना लगें, लेकिन जो चुपचाप पूरी तरह से सेल्फलेस होकर अपना काम कर जाते हैं। अनसंग हीरोज। बिल्कुल। इंडियन टीम के लिए जीतना अब एक आदत बन चुकी है, कोई चमत्कार नहीं रहा। तो आज की इस पूरी चर्चा से एक बात जो एकदम शीशे की तरह साफ होती है वो ये है कि क्रिकेट अब सिर्फ बैट की स्विंग या बॉल की सीम का खेल नहीं रहा है, ये पूरी तरह से दिमाग का खेल है। माइंड गेम्स हैं सारे। हमने देखा कि कैसे 13 साल के बच्चे के टैलेंट से ज्यादा उसके दिमाग को स्कैन किया जा रहा है ऑक्शन टेबल पर, और कैसे 19 साल के युवा करोड़पतियों के लिए अब सबसे बड़ा चैलेंज अगली सुबह उठकर मेहनत करने की वजह खोजना बन गया है। राइट। हमने ये भी समझा कि संजू सैमसन का वो 88 पर रन पर आउट होना और हार्दिक पांड्या का बिना देखे कैच पर वो सुप्रीम कॉन्फिडेंस दिखाना, ये दोनों दरअसल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और वो है अनकम्प्रोमाइजिंग प्रिपरेशन। और सबसे बड़ी बात जो निकल कर आई वो ये है कि कैसे एक सुरक्षित सिस्टम एक निस्वार्थ टीम बनाता है, जैसे इंडिया, और कैसे एक असुरक्षित सिस्टम खिलाड़ियों को सिर्फ अपने लिए खेलने पर मजबूर कर देता है, जैसे पाकिस्तान। देखिए, इस पूरी पिक्चर को समझने के बाद ना मेरे दिमाग में एक बहुत ही गहरा सवाल पैदा होता है। क्या सवाल? अगर आज फ्रेंचाइजी क्रिकेट की स्काउटिंग इतनी ज्यादा पावरफुल हो गई है कि वो इंटरनेशनल स्तर के खिलाड़ियों से भी ज्यादा छोटे शहरों के अनकैप्ड बच्चों पर करोड़ों का निवेश कर रही हैं, तो क्या हम उस दौर की तरफ बढ़ रहे हैं जहां इंटरनेशनल क्रिकेट सिर्फ एक शोपीस बनकर रह जाएगा? ओहो, ये तो बहुत बड़ा थॉट है। क्या भविष्य में असली क्रिकेट सिर्फ इस बात पर सिमट जाएगा कि किस फ्रेंचाइजी ने अपने लैब में कौन सा नया टैलेंट इजाद किया? ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो इस खेल के भविष्य को हमेशा के लिए बदल सकता है और जिस पर यकीनन हर खेल प्रेमी की नजर रहनी चाहिए। खैर, आज के डीप डाइव में इतना ही। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।